तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने प्राकृतिक नेचुरल हजार्ड्स जो थे उनको देखा था, जिसमें हमने किसको किसको देख लिया था? एक पॉइंट इसका देख लिया था ना शायद। हम्म। तो इसमें हमने जो अर्थक्वेक था उसकी लेयर्स और किस तरीके से आता है, उसमें कौन कौन सी वेव्स होती हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है। और इसको नापने के लिए कौन कौन से दो स्केल हैं? पहला रिएक्टर स्केल, और दूसरा दूसरा कौन सा था? मॉडिफाइड मर्केली स्केल। हाँ, मॉडिफाइड मर्केली स्केल। ठीक है। तो ये दो प्रकार के आपके भूकंप नापने के स्केल है। ठीक है। अब इसके आगे हमें पढ़ना था सुनामी। ठीक है। सुनामी जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो समुद्र इत्यादि में आता है उसे हम सुनामी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सुनामी आपको तब तक इफेक्ट नहीं करती है जब तक ये छोटी मोटी है। ठीक है। लेकिन जब ये बड़ी अवस्था में आ जाती है, या जिससे जल भरा हो जाता है, या जहां पर लोग रह रहे हैं, वहां पर ये उस क्षेत्र को यदि प्रभावित करती है, तो ये बड़ा हानि पहुंचाता है, वस्तुओं को भी और मनुष्यों को भी। ठीक है। तो कह रहे हैं सुनामी शब्द जो है वो जापानी शब्द के तूसू, ठीक है, किस शब्द से बना है? तूसू से लिया गया है, जिसका अर्थ है बंदरगाह। और नामी, नामी का अर्थ है लहरें। ठीक है, बंदरगाह की लहरें। तो ये दो शब्दों से मिलकर के आपका सुनामी बना है। सुनामी बहुत लंबी तरंग दैर्ध्य और समुद्र लहरों की एक श्रृंखला है, जो समुद्र में बड़े पैमाने पर होने वाली गड़बड़ी के कारण होती है। ठीक है। आमतौर पर ये सैकड़ों किलोमीटर दूर जाती हैं। ठीक है। मैंने आप लोगों से बताया ना कि जैसे छोटी मोटी लहरें उठती हैं तो वो हमें पता भी नहीं लगती, और हम उसको बीच पे जाकर के आनंद भी लेते हैं। परंतु यही यदि भारी विकराल रूप ले लेती है तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। ठीक है। अभी ज्वालामुखी क्या है? तो पृथ्वी की सतह या पपड़ी, पपड़ी का मैंने आप लोगों को कल एक वर्ड बताया था, क्या था? क्रस्ट। क्रस्ट। ठीक है। तो क्रस्ट में एक छिद्र या दरार है। ठीक है। जो पृथ्वी के भीतर से गर्म मैग्ना ज्वालामुखी राख और गैसों की सतह तक पहुंचने की अनुमति देता है। अधिकांश ज्वालामुखियों के शीर्ष पर एक ज्वालामुखी क्रेटर होता है। जब वे सक्रिय होते हैं तो उसमें से सामग्रियां बाहर आती हैं। कैसी सामग्रियां? खाने की वस्तुएं तो आएंगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो उसमें क्या क्या आता है? तो लावा, भाप, सल्फर के गैसें और यौगिक राख और टूटी हुई चट्टान के टुकड़े। मतलब जब ये फटता है ना, ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें से बहुत सारी चीजें आती है। ये देखिए जो गैस गैस है ये हवा में चली जाती है। ठीक है। और जो लावा है वो पर्वतों से नीचे बह बह करके आने लगता है। ठीक है। और इसमें से चट्टान के टुकड़े भी निकलते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? तो वो दूर दूर हवा में फेंके जाते हैं। ठीक है। तो जब ये वोल्केनो फटता है तो ये दूर दूर तक क्षेत्र को प्रभावित करता है। कई बार तो ऐसा होता है, मतलब कुछ ऐसे शांत होते हैं, शांत ज्वालामुखी, जो मतलब पता ही नहीं चलते हैं, वहां पे हजारों साल पूर्व फटे होते हैं, और वो एकदम से मतलब वहां पे हो सकता है कि वहां पे क्षेत्रीय निवास भी करने लगे लोग, और उसके बाद वो फटता है। तो तब हमें पता चलता है कि ये ज्वालामुखी, और उस समय बहुत ज्यादा जान और मान दोनों की हानियां होती हैं। ठीक है। और कुछ वोल्केनो ऐसे होते हैं जो आए दिन मतलब हर महीना या 6-6 महीने में फटते रहते हैं, तो उसके विषय में हमें पता चलता रहता है, तो वहां पर हम उस क्षेत्र में निवास स्थान नहीं रखते हैं। ठीक है। तो ये ज्वालामुखी भी दो प्रकार के होते हैं। चलिए अब आगे आते हैं चक्रवात।
ठीक है। साइक्लोन, साइक्लोन क्या है? तो चक्रवात कम वायुमंडलीय दबाव का एक क्षेत्र है जो उच्च वायुमंडलीय दबाव से घिरा होता है, जिसका परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय गड़बड़ होती है, साथ ही शक्तिशाली हवाएं भी चलती हैं। ठीक है। एक सामान्य चक्रवात की कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखो, चक्रवात आता है तो ये क्या क्या होता है? तो तेज हवाएं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। असाधारण वर्षा, मतलब वर्षा भी जो होती है वो साधारण नहीं, असाधारण होती है। और तूफानों का बढ़ना, मतलब इतने भयंकर तूफान टाइप का आएगा कि वहां पे व्यक्ति या वस्तुओं दोनों को संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। चक्रवात को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न पूछता है। ठीक है। तो अलग अलग नामों से कैसे? जैसे टाइफून या तूफान, ये कहाँ बुलाया जाता है? तो कैरिबियन या मैक्सिको की खाड़ी में। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो ये कहाँ बुलाया जाता है? तो भारत में। ठीक है। विली, विली नाम से कैसे जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और टेनेडो, सॉरी, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो कहाँ जाना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में। ये नाम थोड़े से आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। ठीक है। चलिए, अब आते हैं बाढ़, फ्लोड। फ्लोड क्या है? तो बाढ़ किसी नदी, चैनल या तट पर उच्च जल स्तर की स्थिति जिसके कारण भूमि जलमग्न हो गई हो, जो आमतौर पर जलमग्न नहीं होती है। मतलब ऐसा स्थान जहां पर हमेशा सूखा रहता हो और एकदम से वहां पर पानी आ जाए, तो क्या है? बाढ़ की स्थिति है। ठीक है। बाढ़ की स्थिति है। अब जैसे देखिए, क्या होता है, मान लीजिए एक रिवर है। ठीक है। ये रिवर है, इसकी भी एक कैपेसिटी है कि ये इतना ही पानी फ्लोट कर सकती है। लेकिन यही जब पानी जब जरूरत से ज्यादा आ जाए, तो ये क्या हो जाती है? ओवरफ्लो हो जाती है। और ओवरफ्लो हो जाती है तो अगल बगल के जो शहर होते हैं या गांव होते हैं या बस्तियां होती हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है। तो ये कैपेसिटी से बाहर होना ही बाढ़ का कारण होता है। ठीक है। तो अचानक आई बाढ़, नदी की बाढ़, शहरी बाढ़। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के बाढ़ डिवाइडेशन किए गए। मतलब कहीं से अचानक से पानी आ जाए, ठीक है, तो अचानक आई बाढ़ हो गई। और नदी में ओवरफ्लो हो जाए तो नदी की बाढ़ हो गई। और शहर में वैसे कम होता है, लेकिन जो वहां पर डैम वगैरह है वो ओवरफ्लो हो जाए, तो वहां शहर में भी बाढ़ आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है बादल फटना। ठीक है। क्लाउड ब्रस्ट, ये क्या है? तो बादल फटना अत्यधिक मात्रा में वर्षा है। कभी कभी ओलावृष्टि और गरज के साथ बारिश होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बादल फटना। ठीक है। जो आमतौर पर कुछ मिनटों से अधिक नहीं रहता है, लेकिन बाढ़ की स्थिति पैदा करने में सक्षम है। ठीक है। मतलब ये ज्यादा देर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जहां पे बादल फटता है वहां पे बहुत सारी जान मान की हानि भी होती है। ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से कुछ ये नेचुरल हजार्ड्स थे जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। तो इनमें से हमने कौन कौन से देखे? सबसे पहला भूकंप, ठीक है, फिर सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, बाढ़ और बादल फटना। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 7 पॉइंट में देखिए, अब यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। ठीक है। 1986 में। ठीक है। इसका कार्य क्या था? तो जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, मतलब उनके प्रोटेक्शंस के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके विषय में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NA। देखिए, NAECC। ठीक है। इसको ये शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज।
इसका ये फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार द्वारा। ये यहाँ पर ये मैंने जो रेड रेड किया है इसीलिए किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि एनएपीसीसी किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो किसके द्वारा विकसित की गई थी? भारत सरकार। भारत में हाँ, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि कई अन्य देशों की तरह जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों को पहचानता है, जिसमें बढ़ते तापमान, बदलते मौसम के पैटर्न, चरम मौसम की घटनाओं को बढ़ती आवृत्ति, कृषि, जल संसाधनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव शामिल है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आता है एनएपीसीसी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत का एनएपीसीसी 30 जून 2008 को लॉन्च किया गया था। देखिए जहां जहां आपको ये रेड रेड दिख रहा है ना, ये जो मैंने रेड रेड कर रखा है, इसका मतलब कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एनएपीसीसी कब आई थी? 30 जून 2008। ठीक है, फिर इसको लॉन्च किया गया था और ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है। और इसमें कितने मिशन थे? तो 8 राष्ट्रीय मिशन थे। अच्छा, 8 गोल्स आपके कहीं और भी थे, कहाँ पे थे? कोई बताएगा मेरे को? एमडीजीएस हाँ, 8 गोल्स और भी हमने कहीं पे पढ़े थे ना, कहाँ पढ़े थे? एमडीजीएस एमडीजीएस में। ठीक है, एमडीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? मिलेनियम डेवलप्ड गोल्स। हाँ, मिलियन डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि इसमें 8 मिशन थे। ठीक है, 8 राष्ट्रीय मिशन थे। तो अब ये देखिए कौन कौन से थे, तो ये। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने इस पिक में आप लोगों को दिख रहा होगा रेड रेड मैंने चलाया है पेन। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर चला के रखा है। तो ये क्यों चला के रखा है? यहाँ पे ये मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं। फुल फॉर्म आपको इसमें पिक्चर्स में दिख जाएंगे और ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है। देखिए आप लोगों ने शिवाजी राव का नाम सुना होगा, शिवाजी राव का नाम सुना है? ठीक है, उसी पर ये ट्रिक बनी है शिवाजी सी। ठीक है, ये थोड़ी सी शिवाजी की स्पेलिंग अलग है पर इसको आपको याद करना है SHEEWAGIC। ठीक है, अब इससे आपको कैसे याद करना है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे पहले इसका फुल फॉर्म हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला है नेशनल सोलर मिशन। पहला क्या है? नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, दूसरा क्या है? नेशनल मिशन ऑन इनहैंस्ड एनर्जी इफिशियंसी। ठीक है, और तीसरा क्या है? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। चौथा क्या है? नेशनल वाटर मिशन। ये सारे मिशंस एनएपीसीसी के अंतर्गत आते हैं। एनएपीसीसी क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये 8 मिशन आते हैं। पांचवा आपका मिशन है, देखिए यहाँ पे ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। छठा क्या है? तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। सातवां क्या है? नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ फॉर क्लाइमेट चेंज। आठवां क्या है? तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब ये शिवाजी से आपको कैसे याद करना है मैं देखो ये बताती हूँ। तो शिवाजी का जो एस है उससे क्या हो जाएगा? सोलर। तो आपको अभी देखो दिख गया सोलर मिशन। ठीक है, फिर एच, एच से क्या हो जाएगा? हैबिटेट। ये देखिए थर्ड वाला है ना।
फिर देखिए HE यानी कि हिमालयन इकोसिस्टम, ये देखिए छठा, ये जो छठा वाला है ये, इसका ये फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर EE यानी कि एनर्जी इफिशियंसी, ये देखिए आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर वाटर, तो ये देखो चौथा आपको मिशन मिल जाएगा वाटर वाला, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर ये देखिए 8वां मिशन है, ठीक है। एग्रीकल्चर कौन सा है? 8वां मिशन है, ठीक है। फिर जीआई, जीआई यानी कि ग्रीन इंडिया, तो ये आपका 5वां मिशन है। और इसी तरीके से सी लास्ट वाला, ये 7th, तो ये क्या है? आपका क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ कुछ मिशंस है, मतलब सोलर, हैबिटेट, हिमालयन इकोसिस्टम, एनर्जी इफिशियंसी, वाटर, एग्रीकल्चर, ग्रीन इंडिया, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये लास्ट वाले तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हम वाटर डालेंगे तो कृषि अच्छी होगी, और कृषि अच्छी होगी तो ग्रीन इंडिया यानी कि हरा भारत होगा, भारत हरा भरा होगा, और भारत हरा भरा होगा तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी ये 4 नीचे वाले आप याद कर सकते हो, आप लोगों को जैसे सुविधा हो। और यदि कोई पूरे के पूरे याद कर सकता है तो पूरे याद कर सकता है, ठीक है। तो ये इसकी जो ऊपर ट्रिक है, शिवाजी जी सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब ये जो यहाँ पे हमने 8 गोल्स पढ़े, सॉरी 8 गोल्स बोल रही हूँ, 8 जो यहाँ पे मिशन थे हमारे राष्ट्रीय मिशन, ये जो हमने देखे, अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? नेशनल सोलर मिशन। तो सोलर मिशन से आप लोग समझ ही गए होंगे कि जैसे ये जो मोदी जी ने सोलर मिशन चलाया, तो इससे क्या है? सौर मिशन, यानी कि सोलर पैनल द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन करना। आप लोग देख रहे होंगे गांव में भी, सॉरी जो रोड लाइट्स लग रही है, तो उनमें भी लाइट्स के ऊपर ही उनके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है। तो उनको भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है, वो दिन भर चार्ज होती हैं सूरज से और रात में रोशनी देती हैं। तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इनहैंस्ड एनर्जी इफिशियंसी, ये क्या है? तो उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, यह मिशन उद्योग, परिवहन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा की तीव्रता को कम करना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। देखिए मैंने आप लोगों को ये कई बार बताया है, ग्रीन हाउस गैस हमारी दोस्त भी है और हमारी शत्रु भी है। कैसे? यदि ये लिमिटेड होती हैं तो ये हमें बचाती हैं, और ये यदि अनलिमिटेड होती हैं तो ये हमारे लिए डिजीज पैदा करती हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। इसमें मृदा स्वास्थ्य, जल उपयोग दक्षता और फसल उत्पादकता में सुधार लाना है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि कृषि में कितने केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो उन केमिकल्स से बचने के लिए हम कृषि पद्धति जो है उसको सुधार करें, ठीक है। चलिए आगे है वाटर मिशन। वाटर मिशन क्या है? तो ये राष्ट्रीय जल मिशन है। इस मिशन का लक्ष्य जल संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना और जल दक्षता बढ़ाना और पानी की कमी और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयन इकोसिस्टम क्या है? तो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसमें क्या है? तो हिमालयी क्षेत्र के लिए विशिष्ट और हिमालय के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और नाजुक परिस्थिति को संरक्षण करना या केंद्रित करना है, ठीक है। ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया क्या है? तो हरित भारत। इसमें इसे हरित भारत मिशन के रूप में भी जाना जाता है। इस पहल का उद्देश्य वन वृक्ष आवरण को बढ़ाना और खराब परिस्थितिकी तंत्र से बचाना है, ठीक है। फिर आता है आपका, एक सेकेंड, ये डबल बार हो गया है क्या? हाँ ये एग्रीकल्चर वाला डबल बार हो गया है, सॉरी।
इसको मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है। चलिए, क्लाइमेट चेंज क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, और इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुसंधान, सांसृजन और नीति विश्लेषण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 8 हो गए। एक पॉइंट आप लोगों का बच गया है। कौन सा बचा है? हैबिटेट वाला, ठीक है, हैबिटेट वाला रह गया है, तो मैं इसको करवा दूंगी बाद में, ठीक है। चलिए, अब इससे रिलेटेड जो कुछ प्रश्न हैं वो थोड़े से यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। जैसे सभी लोग ये गूगल मीट पर ही आंसर देंगे चैट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना आरंभ हुई थी 2014 में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत मिशनों के एक स्मार्ट स्टडी के लिए राष्ट्रीय मिशन है। बताइए, इसमें दोनों सही है, दोनों गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है? बताइए। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बोथ आर फॉल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन नियम कब आया था? कौन से सन में आया था? 1986। हाँ, 1986 में आया था। श्रवण जी, आप 2008 क्यों लिख रहे हैं? ये देखिए ना। अच्छा, हाँ, सॉरी, 2008, ठीक है। लॉन्च। और हाँ, नहीं मैम, जब लॉन्च हुआ तब बोला था ना कि 23 जून 2008 हो गई। हाँ, 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 30 जून 2008, ठीक है। और इसमें दूसरा प्रश्न क्या था कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत मिशनों में एक स्मार्ट स्टडीज है। तो नहीं, स्मार्ट स्टडीज नहीं था, ठीक है। उसमें क्या था? उसमें जो हमारे 8 मिशन रखे गए थे, उनसे हमारे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो है, उसको सही करना था, ठीक है। तो बोथ आर फॉल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा सभी लोग। पूछ रहा है भारत सरकार की पर्यावरणीय कार्य योजना के संदर्भ में एनएमएसएचई निम्नलिखित में से किसका संक्षेपाक्षर है? देखिए, अभी आप लोगों ने 8 गोल्स पढ़े थे, उसी में से आया है। सभी लोग उत्तर दीजिए, सिर्फ दो तीन बच्चे ही दे रहे हैं। गलत होगा कोई बात नहीं, कम से कम कुछ सीखने को तो मिलेगा ना।
चलिए ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, पढ़ा था ना? तो इसका आंसर देखिए क्या है, सेकंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, भारत सरकार ने जलवायु कार्य योजना में अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन और जल प्रयोग दक्षता प्रतिशत सुधारना चाहता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सेकंड, 20%। देखिए अभी हम लोगों ने ये पीछे पढ़ा था, मैं एक बार आप लोगों को फिर से पीछे दिखा देती हूँ। ये देखिए नेशनल वाटर मिशन पढ़ा था ना, ये वाटर मिशन। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या, लीस्ट बाय 20%, ये पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने। तो यही क्वेश्चन वहां पर पूछा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पूछा है निम्नलिखित में से कौन कौन जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के केंद्रीय मिशन है। मतलब जो अभी हम लोगों ने 8 मिशन पढ़े थे, उनमें से कौन कौन सा है इसमें, बताइए सभी लोग जल्दी आंसर दीजिए। आप लोग इंग्लिश में भी ऊपर देख सकते हैं, नीचे हिंदी में दिया है, हिंदी में देख सकते हैं। हम्म, ठीक है, तो इसका सही आंसर है तीसरा, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए सोलर मिशन अभी हम लोगों ने पढ़ाई था, वाटर मिशन था, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर था। ठीक है, शिवाजी में हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था ना, तो उसमें ये तीनों थे। तो ए, सी और डी, ये तीन ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 पॉइंट। 8 पॉइंट इसके अंतर्गत क्या है, तो इसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट एफर्ट्स, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट और इंटरनेशनल सोलर एलायंस, ये सारे आपके टॉपिक आएंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉइंट्स आएंगे इसके अंतर्गत। तो देखिए, अब सबसे पहले हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो इसको देखेंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, जिसे 1987 में अंतिम रूप दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में। ठीक है, और ये किस लिए आया था? तो ओजोन क्षयकारी जो पदार्थ हैं, जो मतलब ओजोन को वो क्षय पहुंचाते हैं, यानी कि उनको क्षति पहुंचाते हैं, उन पदार्थों को कम करने के उससे आया था। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने अभी पूर्व में जब पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को एक गैस का नाम बताया था जो ओजोन क्षयकारी है। कौन सी गैस है, कोई बताएगा? जल्दी बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा ओजोन को क्षति पहुंचाती है। ठीक है, अब इसके आगे हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये उत्पादन और खपत को चरणबद्ध करके संताप मंडलीय ओजोन परत की रक्षा करने के लिए एक वैश्विक समझौता है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा वैश्विक है और कौन सा कंट्री लेवल पे है। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो मूल रूप से ओजोन परत को संरक्षित और पुनः स्थापित करने के लिए बनाया गया था, यह काम किया। कैसे काम किया, तो अभी हम इसको आगे देखेंगे। कह रहे हैं प्रोटोकॉल कुछ ओजोन क्षयकारी गैसों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच एक समझौता था। ठीक है, HFC का उपयोग
इस समझौतों को प्रतिबंधित पदार्थों को बदलने के लिए किया गया क्योंकि उनका ओजोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इतना बड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये हमें क्षति पहुंचाती थी हमारे ओजोन को, और HCFC ये भी हमें क्षति पहुंचाती थी। तो इन दोनों को हटा करके किसको लाने की बात की गई, HFC को लाने की बात की गई। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो थी उसको लाने की बात की गई। हालांकि ये क्षति पहुंचाती थी पर ये इन दोनों की अपेक्षा कम क्षति पहुंचाती थी, तो इसलिए HFC को लाने की बात की गई। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, HFC का उपयोग उस समझौते में प्रतिबंधित पदार्थों को बदलने के लिए किया गया क्योंकि उनका ओजोन पर प्रभाव नहीं पड़ता था। ठीक है, नहीं पड़ता था ऐसा नहीं बोल सकते, पड़ता था इसका भी, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा कम पड़ता था। अब आगे देखते हैं, तो HFC जो है शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं। इसलिए यह संशोधन उन रसायनों की सूची में जोड़ता है जिन्हें देश चरणबद्ध तरीके से बंद करने का वादा करते हैं। अब इसी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये वियना कन्वेंशन आया। ठीक है, ये वियना कन्वेंशन क्या था, तो ये ओजोन परत का संरक्षण के लिए आया। किसके लिए आया, देखिए ये प्रश्न बन सकते हैं कि वियना कन्वेंशन क्यों आया। ठीक है, इसके आगे एक और है किगाली समझौता, किगाली समझौता क्यों आया। तो ये सारे प्रश्न, ये सब किसके लिए आए हैं, ये ओजोन क्षयकारी जो पदार्थ है उनको कम करने के लिए ही ये सारे आए हैं। ठीक है, तो वियना कन्वेंशन कब आया, तो 1985 में इस पे हस्ताक्षर किए गए थे और ये लागू कब हुआ, 1988। ठीक है, फिर CFC के उत्पादन में कमी लाने में के लिए किया गया, CFC जो है उसके, और ओजोन परत का क्षरण और उसमें त्वचा कैंसर कारण बन रहा था। ठीक है, तो उसमें भी कमी करने के लिए इसको लाया गया। फिर आगे कह रहे हैं 1970 के दशक में शोध से पता चला कि मानव निर्मित CFC जो है वो रेफ्रिजरेटर, ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बाकी छोड़ दीजिए। आगे आइए, इसी के आगे किगली एग्रीमेंट यानी कि किगाली समझौता जो है ये भी आया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC की खपत और उत्पादन को धीरे धीरे कम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता था। देखिए अभी इससे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया किस लिए, CFC को हटाने के लिए और HCFC को हटाने के लिए, और अब ये किस लिए आया था, तो ये HFC को हटाने के लिए, मतलब ये जो आप CFC और HCFC की जगह हम HFC ला रहे थे, इसको भी हटाने की बात की गई। कि मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि HFC इन लोगों के अकॉर्डिंग कम क्षति पहुंचाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो क्षति नहीं पहुंचाता, वो भी क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो अब इसको भी हटाने जाने की बात की गई। तो इसमें देखिए कुछ नियम लाए गए, जैसे किगाली संशोधन के अतिरिक्त शर्तों के अनुपालन के लिए 3 अद्यतन समूह बनाए गए। ठीक है, 3 समूह में ये डिवाइडेशन किया गया। इसका पहला समूह था जिसमें पुराने औद्योगिक देश शामिल हैं। ठीक है, जो 2011 से 2013 के बीच उनके उपयोग की तुलना में 2024 तक HFC के उपयोग को 45% और 2036 तक 85% करने की बात कही गई। 2024 तक कितना कम करने को बोला गया, परसेंटेज 45%। 45%। 2036 तक कितनी बात कही गई, 85%। 85%। ठीक है, और दूसरा समूह है जिसमें चीन और ब्राजील शामिल थे और इसमें भी 245 तक अपनी खपत कितनी करने को कही गई, 80%। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अंत में भारत और मध्य पूर्व के कई देशों सहित बाकी देशों के लिए ये समय सीमा 247 तक बढ़ा दी गई। मतलब इनके लिए तो 2045 यानी कि सन रखा गया, लेकिन बाकी सबके लिए कितनी कर दी गई, 2047। ठीक है, तो जो एयर कंडीशनिंग के बड़े उपभोक्ता थे उनके लिए यहाँ पर ऐसा किया गया। चलिए,
तो अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो ये आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुई किगाली संशोधन में HFC का उपयोग 2040 के दशक के उत्तरार्ध में किस सीमा तक कमी करने का विचार किया गया? बताइए। 2040 अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ये देखिए ऊपर है ना, 2045 तक क्या बताया गया है? आंसर भी आप लोगों को ऊपर ही दिख रहा है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3, यानी कि 80 से 85%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। पूछ रहा है पर्यावरण मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता कौन सा है जिसका संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन किया गया था? बताइए कौन सा है? फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया है, ठीक है? 2020 के पेपर में ये आंसर आया, क्वेश्चन आया आपका। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निम्नलिखित में से किन पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए किसके लिए किया गया था? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन प्रदूषण के लिए, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का अवक्षय, या ग्लोबल वार्मिंग, या एसिड रेन? किसके लिए किया गया था? और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। कब किया गया है? तो सॉरी, किसके लिए किया गया है? तो ओजोन का अवक्षय। ठीक है, तो इसमें आंसर 2 हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपका एक सेकेंड रुकिए, बता रही हूँ कब आया है। हाँ, ये भी आपका 2019 में आया है। 2019 में आपके 4 क्वेश्चन आए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है 2। ठीक है, ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहता है? ये भी एक अंतरराष्ट्रीय संधि थी जो किसके लिए आई थी? जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC का विस्तार किया गया, जो वैज्ञानिक सहमति के आधार पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए। ठीक है,
इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ग्रीन हाउस गैसेस बताई हैं कि कौन कौन सी होती हैं। तो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए आया था? ओजोन का क्षरण जो करने के लिए, ठीक है, अवक्षय करने के लिए। और आपका क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए आया? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने के लिए, ठीक है। तो ये सब दोनों बातें ध्यान रखिएगा। इसमें मानव निर्मित CO2 उत्सर्जन इससे चला रहा है, और इसके अंतर्गत पहली बार, ठीक है, इसके अंतर्गत पहली बार क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म शुरू किया गया था, ठीक है। और इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि में इसके क्या क्या लक्ष्य रखे गए? तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल को पहली प्रतिबद्धता अवधि के लक्ष्य में 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कवर करना था, जिसमें 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जापान में अपनाया गया था। और इसमें 37 औद्योगिक देश और यूरोपीय संघ को 2008 से 2012 दौरान 1990 के स्तर के मुकाबले 5% तक कम करना था, ठीक है। ये सन याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई? 2008 से, और इसका अंत कब हुआ? तो 2012, ठीक है। आगे कह रहे हैं, प्रोटोकॉल के तहत ये पहली प्रतिबद्धता अवधि के दौरान देश में 2008 से 2012 की अवधि के दौरान ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार 6 गैसों के उत्सर्जन को कम करना था, ठीक है। तो ये 6 गैसें कौन कौन सी हैं आपकी? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। अच्छा, ये प्रश्न बताइए, HFC किसको, कौन कौन सी गैसों को बदल के HFC लाई गई थी? जल्दी से बताइए, पिछला भी हम लोगों ने पढ़ा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन दो गैसों को बदल करके उसकी जगह क्या लाई गई थी? HFC लाई गई थी। तो अब ये बता दीजिए, HFC को कम करने के लिए कौन सा एग्रीमेंट आया था? बताइए, जल्दी बताइए। किगाली, ठीक है। चलिए, अब आगे इसका पांचवी कौन सी गैस है? PFC, पर फ्लोरो, एक सेकेंड, हाँ, पर फ्लोरोकार्बन, ठीक है। और SFB छठी गैस है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनके नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका आया था, एक सेकेंड रुकिए, मैं बता रही। ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया था, ठीक है। 2021 में ये प्रश्न आया था, क्योटो प्रोटोकॉल के पहले प्रतिबद्धता काल का अंत किस वर्ष हुआ? सभी लोग आंसर देंगे फटाक से, जल्दी से। अंत पूछा है, प्रारंभ नहीं पूछा है, इसलिए ध्यान से दीजिएगा। उसकी समय सीमा कब से कब तक थी? 2008 से लेके 2012। हाँ, तो अंत कब हुआ? 2012, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2012। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाक से। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में से किस अंतरराष्ट्रीय समझौते में पहली बार प्रारंभ किया गया था? बताइए। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? विशाल जी, समझ आ रहा है? नहीं, अभी तो थोड़ा फिर पढ़ना पड़ेगा पहले। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
अब देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है वे लक्षित गैस थी जिनके उत्सर्जन को क्योटो प्रोटोकॉल के प्रथम प्रतिबद्धता काल के दायरे में लाया जाना था। ठीक है, तो कौन कौन सी, जो अभी हम लोगों ने 6 गैसेस पढ़ी थी ना, तो उनमें से कौन सी 3 गैसेस हैं, बताइए सभी लोग जल्दी से। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में आया है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, इसमें कौन कौन सी होंगी, सी CO2 होगा, ठीक है, और N2 होगा, और E आपकी CH4 यानी कि मीथेन होगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कह रहे हैं ओ, अब ये अभी कथन और तर्क वाला है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, कह रहे हैं ओजोन परत के संरक्षण के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC का हटाना आवश्यक है और HFC में ग्लोबल वार्मिंग की उच्च संभाव्यता होती है। बताइए दोनों सही है या पहला गलत है दूसरा सही है, या दोनों सही है? ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया है। ठीक है, अच्छा सभी लोग ए आंसर दे रहे हैं। एक बात बताइए, अगर HFC आपकी ओजोन परत का संरक्षण के लिए हटाना आवश्यक होता, तो CFC और HCFC की जगह ये HFC क्यों लाते, बताइए। रिसेंट में पूजा जी मैंने एनालाइज नहीं किया, ये 2021 तक के एनालाइज किए थे, तो उसमें मिले, मेरे को मिले हैं। ठीक है, देखिए आपका, मैंने अभी आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाया था कि CFC और HCFC, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये दोनों ही आपके क्या बोलते हैं, ओजोन के लिए नुकसानदेह थी। लेकिन जो HFC है वो भी नुकसानदेह थी, लेकिन ओजोन के लिए कम थी। ठीक है, ओजोन परत जो थी उसके लिए तो कम थी, पर ये सबसे ज्यादा जो नुकसानदेह थी वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए थी। किसके लिए थी? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो इस तौर पे पहला वाला आपका सही और दूसरा वाला आपका, सॉरी, पहला वाला आपका गलत और दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका 4 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। रियो समिट, रियो समिट को वैश्विक शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि MDGs और SDGs हमने पढ़ाया था, तो रियो समिट किस में आया था, MDGs में या SDGs में, अगर आप लोगों को याद हो तो जल्दी से बताइए।
पूजा जी ने बताया एसडीजीएस, ठीक है, हाँ सही है, एसडीजीएस के अंतर्गत इसकी बात की गई थी। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे रियो डी जनेरिया पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, ये कब आया था? ये 3 जून से 14 जून 1992, ठीक है, में जीओडी जनेरिया में आयोजित हुआ था, ठीक है। और ये कैसा है? तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, ठीक है। रियो दी शिखर सम्मेलन ये किस लिए आया था? तो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वनिकी से संबंधित सम्मेलन आयोजित इसमें किए गए थे। इसको एजेंडा 21 नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें पारिस्थितिकी जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक विकास को संयुक्त करने के लिए सतत विकास, ये देखिए यहाँ पर देखिए पूछा गया है, सतत विकास यानी कि एसडीजीएस की अवधारणा दी गई, ठीक है। और फिर इसमें यहाँ पे क्या क्या आता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और हेक्साफ्लोराइड, ये सब गैसें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। अब बोल रहे हैं एजेंडा 21 शिखर सम्मेलन, ये है क्या? तो इसके लिए बोल रहे हैं कि इसके लिए कह रहे हैं सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है, ठीक है। एजेंडा 21 वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के संगठनों, सरकारों और प्रमुख समूहों द्वारा पर्यावरण पर मानव प्रभाव वाले हर क्षेत्र में की जाने वाली कार्रवाई की एक व्यापक योजना है। अब इसके 2 सिद्धांत थे, तो कौन कौन से 2 सिद्धांत थे? तो सामान्य हितों और आपसी जरूरतों और साझा जिम्मेदारियों पर वैश्विक सहयोग के माध्यम से पर्यावरण क्षति, गरीबी, बीमारियों से निपटना, और दूसरा था, एक सेकेंड रुकिए, दूसरा था प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्थानीय एजेंडा 21 बनाना, ठीक है। तो ये इसके 2 सिद्धांत थे। अब आ जाइए, ये मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि फर्स्ट रियो समिट क्या है? तो यूएनसीईडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, जो 1992 में आया था। फिर उसके बाद दूसरा आया था उसी के बीच में WSSD यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपका 2002 में आया था। तीसरा आपका आया था UNCSD यानी कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे जो 2012 में आया था, और इसको Rio+20 समिट भी बोलते हैं। और मैंने ये आप लोगों को ये भी बताया था कि ये हर 10 साल में परिवर्तित होता है। देखिए हर 10 साल में, 1992 में आप 10 साल जोड़ोगे तो 2002 होगा, 2002 में 10 साल जोड़ोगे तो 2012 होगा, ठीक है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, तो लगाएंगे हम लोग फटाफट जल्दी से। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से कन्वेंशन प्रोटोकॉल की उत्पत्ति रियो शिखर सम्मेलन में हुई थी? तो बताइए जल्दी से, कौन से कन्वेंशन प्रोटोकॉल की उत्पत्ति रियो शिखर सम्मेलन में हुई थी? जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, आर्द्र भूमि संबंधी रामसर मरुस्थली की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन, बताइए इनमें से कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया है, ठीक है। फटाफट जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। कैसे है? अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क और मरुस्थलीकरण रोकथाम संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन,
और जैव विविधता, ये तीनों ही पॉइंट इसके अंतर्गत आए थे। ये देखिए, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये संयुक्त कॉन्फ्रेंस, ये आप लोगों को तीनों में से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट इसके अंतर्गत आए हैं, तो इस तरीके से इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। रियो प्लस 20 सम्मेलन का एक मुख्य परिणाम किसके समुच्चय का विकास करना था? बताइए जल्दी से, फटाक से। आप लोगों को यदि हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप लोग इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही हो हिंदी में। सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए, इसका आंसर है SDGs, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन शिखर सम्मेलन को संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCSD के नाम से जाना जाता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा था, एक पढ़ा था UNCED और एक पढ़ा था UNCSD, तो कौन से ईयर में आया था? जल्दी से बताइए सभी लोग। चलिए, इसका आंसर है फोर्थ। ठीक है, तो आपका UNCED जो है वो 1992 में आया था, WSSD आपका 2002 में आया था, और UNCSD आपका 2012 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शिखर सम्मेलन में संधारणीय विकास सक्रिय कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया था? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, जोहान्सबर्ग समिट में, रियो डी जनेरिया कॉन्फ्रेंस में, या अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस में? फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर है रियो डी जनेरिया कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चल अब ये लास्ट, सॉरी लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। तो पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट क्या है? तो ये पहला सार्वभौमिक कानूनी रूप से बाध्यकारी है जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन, किस पे है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर है। ये दिसंबर 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन COP21 में भी अपनाया गया था। ठीक है, पेरिस समझौता 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। इस तारीख के 30 दिन बाद जब कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम से कम 55% के लिए कन्वेंशन में 55 दलों के अनुसमर्थन के अपने दस्तावेज जमा किए थे। ठीक है, और इसमें समझौता में क्या था? तो ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे करके उसे कहां पे लाना था? 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1/3 करना था। ठीक है, फिर इसके बाद प्रयासों को आगे बढ़ाकर खतरनाक जलवायु परिवर्तन के बचने के लिए वैश्विक रूपरेखा निर्धारित की गई। अब यहाँ पे आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एनडीसी है, एनडीसी ने इसमें अपने व्यापक 2030 जलवायु और ऊर्जा ढांचे के तहत इसमें 1990 की तुलना में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 40% कम करने की प्रतिबद्धता की। कब तक?
2030। ठीक है, आइए अब इसके प्रश्न देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का उद्देश्य 2030 तक 1990 के स्तरों के संदर्भ में हरित गैसों के उत्सर्जन में कितने % कमी लाने की बात करी गई? बताइए जल्दी से। 40%, 50%, 35%, 55%। जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। और ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया है। ठीक है, हाँ, सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। इसका 40% आंसर होगा। ठीक है, 2030 तक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन 40% कम करने की बात की गई है। किसमें की गई है? तो पेरिस समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। निम्न में से न्यूनतम कितने % उत्सर्जन करने वाले कम से कम 55 देशों द्वारा अनुसमर्थन किया गया? कितना % 55 देशों द्वारा समर्थन किया गया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे ही। 50%, 55%, 60%, 75%। जल्दी बताइए सभी लोग। और ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में ही पूछा गया है। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर होगा 55%। ठीक है, ये आप लोगों ने अभी देखिए पीछे ही पढ़ा है। ये देखिए यहाँ पर ये बात की गई ना, 55 दलों के अनुसमर्थन द्वारा कितना? 55%। ठीक है, तो यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। निम्नलिखित में से किस समझौते के अधीन वैश्विक औसत तापमान की वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे सीमित रखने का निर्णय किया गया है? बताइए किसमें किया गया है? पेरिस एग्रीमेंट में, क्योटो प्रोटोकॉल में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, रियो समिट में? अरे वाह, ये तो सभी लोगों ने जल्दी जल्दी आंसर दे दिया। ठीक है, तो ये आपका पेरिस एग्रीमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। पेरिस समझौता के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्धता में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन कितनी भिन्नता कटौती शामिल है? 1/3, 2/3, 1/2, 3/4? क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका 1/3 आंसर होगा। चलिए, और इसमें डिग्री में अगर करें तो क्या थी डिग्री? क्या लिखी थी वहां पे? 2 डिग्री सेल्सियस की जगह कितनी चेंज करनी थी? बताइए। 1.5 डिग्री। 1.5 डिग्री। बहुत बढ़िया। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य था? पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल्दी से बताइए सभी लोग। सीएफसी उत्सर्जन को कम करना, जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक पहल का मजबूत करना, जैविक विविधता को मुद्दों पर ध्यान रखना, ओजोन परत का क्षरण समस्या निदान करना। जल्दी से बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के खतरे को वैश्विक पहल से मजबूत करना। और ओजोन परत का क्षारीकरण किस में था? कौन से एग्रीमेंट में था? बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए ठीक है, ये लास्ट है आपका इंटरनेशनल सोलर एलायंस यानी कि ISA, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। अब ये क्या है?
तो इसमें 121 देश का एक गठबंधन था, जिसमें अधिकांश द्वीप वाले देश जो पूरी तरह से आंशिक रूप से कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच स्थित हैं, ऐसे गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भर को कम करने के लिए सौर ऊर्जा की कुशल खपत करना काम था। इनका क्या उद्देश्य था? जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा की कुशल खपत करने के लिए काम करना। ये आपकी नवंबर 2015 में आई थी, पेरिस में भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन और 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के पहले सदस्य देशों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का ढांचा समझौता नवंबर 2016 में तैयार हो गया था या हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें कितने देश शामिल थे? 102। बैठक कितने देशों की हुई थी? 121। पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? 102। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के पीछे 3 उद्देश्य थे। तो क्या उद्देश्य थे? सबसे पहला, मांग को बढ़ाकर कीमतों को कम करना। ठीक है। दूसरा, सौर प्रौद्योगिकी के मानकीकरण को लाना। तीसरा, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। आईएसए सभी के लिए सस्ती ऊर्जा लाने और जलवायु परिवर्तन में लड़ने से वैश्विक प्रयास को दिशा में भारत को एक व्यवहारिक और दिलचस्प पहल थी, और यह लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा देते हुए जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचा सकती थी। ठीक है। तो ये आईएसए थी। तो इस तरीके के आपके ये सौर गठबंधन थे। ठीक है, जो वैश्विक स्तर पर आप लोगों को एग्रीमेंट किए गए थे। तो ये सारे ही एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या था, सन क्या था, ये आप लोगों को, सभी लोगों को याद करना है। ठीक है। तो इनमें आपके कौन कौन से थे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो आपके इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 4-5 जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे, तो उनको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। इसमें जो अभी